And now, of course, from the Congress Party, Mr. Arshad Azmi. Arshad Azmi साहब नमस्कार. हाँ नमस्कार. अरशद आज़मी साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि भारत अब सुपर पावर है, भारत के सामने कोई नहीं टिक सकता, ऐसा कहा है साहब. ये भी कहा है कि आज का भारत जो है बहुत बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है. अब तो मतलब हर जगह खुशहाली है, हर एक के पास नौकरी है, सब कुछ है, ज़बरदस्त है, हर एक के सिर के ऊपर छत भी है. अरशद आज़मी साहब, देखिए, भारत को सुपर पावर तो बनना ही चाहिए और हमारी तो ये ख्वाहिश और ये कोशिश भी है जी कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो जाए. हर नागरिक की ये कोशिश और उसकी ये इच्छा होती है कि उसका देश पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर. पर उसके लिए बहुत कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा 2024 में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इस सरकार ने जो इस देश की हालत बना दी है, वो आज मतलब महंगाई अपने आप में इतनी ऊंचाई पर है कि एक आम आदमी के बस में कुछ रहा नहीं. बेरोजगारी अब तक की सबसे ज्यादा है पूरे देश में. अब तक इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं थी. तो सुपर पावर तो बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक अच्छी सरकार का होना बहुत जरूरी है जी. और जिसका प्रयास है कि 2024 में वो सरकार, देश की जनता वो सरकार बनाएगी जो भारत को सुपर पावर बनाने की ओर लेकर जाएगा. अरशद आज़मी साहब, पिछले 55 साल में ये कहा जा रहा है 55 साल में 55 इयर्स जो घरेलू सेविंग्स होती हैं, घरेलू बचत जो होती है, वो सबसे कम लेवल पे है. सेविंग्स ही नहीं है लोगों के पास, दे डोंट हैव मनी. जो लोग अपने पैसे सेव किया करते थे, बैंक में डाला करते थे, हर जगह पे डाला करते थे, आज की तारीख में 55 साल में ये सबसे लोएस्ट फिगर है आज. तो इससे अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इकोनॉमी हमारी कैसी होगी सर, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये बात तो आपको सभी देशवासियों को ये बात पता है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही और नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री रहे, उसने एक आम आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. अगर वो आम आदमी की तरफ ध्यान देते तो ये बात जग जाहिर है कि इस बात का प्रचार खुद सरकार भी कर रही है कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है. तो अगर लोगों के पास सेविंग होती, लोगों के पास पैसा होता, तो मुझे बताइए कि वो 5 किलो राशन पर अपना जीवन गुजार रहे होते. अभी पार्लियामेंट का जब ये नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था, तो सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बड़ा सोचिए, बड़ा सोचना चाहिए. अरे भाई, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी क्या बड़ा सोच पाएगा? वो तो अपनी कमाई को लेकर परेशान है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है, अपनी बूढ़े माँ बाप की दवाई को लेकर परेशान है और राशन की महंगाई को लेकर परेशान है. सोचने की जिम्मेदारी तो उस गरीब आदमी ने, उस आम आदमी ने, उस मिडिल क्लास आदमी ने सोचने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री जी आपको दिया था. आपको सोचना चाहिए था कि उसके जीवन में जो असुविधाएं हैं उसको किस तरह से सुविधाओं में बदला जाए. इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, इस देश की सरकार की थी. पर इस देश की सरकार ने कभी भी 10 सालों में आम आदमी के लिए सोचा नहीं. गरीब गरीब तर होता चला गया और अडानी जी इतने अमीर हो गए कि 300 400 और कितने नंबर से बढ़ते बढ़ते वो दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के अमीर बन गए. तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो सरकार ने पूरी तरह उसे निभाया नहीं. आज वही कारण है कि देश में इतनी बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई है. जब लोगों के पास रोजगारी नहीं है तो मुझे बताइए वो कमाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? सेविंग कहां से होगी? और इस तरह की, देखिए, ये खाली जो है ना नारेबाजी करना, सुपर पावर और विश्व गुरु, बिल्कुल विश्व गुरु बनना चाहिए देश को, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियां बनाने की जरूरत है जो कम से कम 10 सालों में ये नजर आया कि इस सरकार के बस की बात नहीं है. अरशद आज़मी साहब, प्रियंका गांधी जी एमपी में, शी वॉज एन एमपी, और उन्होंने प्रचार जबरदस्त तरीके से शुरू किया. कांग्रेस के गारंटीज उन्होंने सुनाए कि कांग्रेस क्या क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या, किसान कर्ज किस प्रकार से माफ करेंगे, वुमेन पेंशन होगा, यूनिट फ्री होगा, हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी. मगर उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा न्याय देने की बात करते हैं, मगर ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड. मगर व्यापम स्कैम, जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स था मध्य प्रदेश में, व्यापम स्कैम, उसमें सेंट्रल एजेंसीज कहां पर है?
कहां पर है ईडी, कहां पर है सीबीआई, कहां पर है अलग अलग एजेंसीज, उनका रिपोर्ट क्या है? 50 लोग मरे। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 50 लोग मरे हैं, उसका हुआ क्या है व्यापम का? उन्होंने कहा कि 18 साल में 250 घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, प्रियंका जी ने कहा। तो क्या मोदी साहब बीजेपी रूल स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? और बात करते करप्शन फ्री की, 100% प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कर्नाटक में भी इनकी सरकार थी, वहां इतना बड़ा माइनिंग घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ। और मैं कहता हूं राज्यों के घोटालों को अगर के साथ साथ आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, पीएम केयर फंड क्या हुआ, पीएम केयर फंड का कितने पैसे आए थे, उस फंड में क्या हुआ, उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसकी कोई भी जानकारी देश के प्रधानमंत्री ने या देश की सरकार ने आज तक लोगों को दी नहीं। तो ये भ्रष्टाचार मिटाने का नाटक है। भ्रष्टाचार का एक सामने पोस्टर लगाकर उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। अडानी का भ्रष्टाचार कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, 20,000 करोड़ रुपए कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं इस देश की जनता को पता ही नहीं चलता। और प्रधानमंत्री जो है वो मुंह पर ताला लगाए बैठे रहते हैं। तो भ्रष्टाचार का नाटक है। 18 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों शिवराज सिंह चौहान को आज भारतीय जनता पार्टी टिकट भी नहीं दे रही है? अगर 18 साल उन्होंने अच्छे से हुकूमत की होती या पिछले 5 साल उन्होंने ठीक ठाक हुकूमत की होती, गरीबों का, आम आदमियों का ख्याल रखा होता, तो क्या आज प्रधानमंत्री या अमित शाह की ताकत थी कि वो शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से पीछे ढकेल देते? तो आज देखिए, जरूरत है आम आदमी के साथ खड़े होकर उसे सपोर्ट करने की। ये कांग्रेस पार्टी जो गारंटियां लेकर आ रही है, जो एक आम आदमी को समर्थन देने, सपोर्ट देने की बात वो इसलिए कर रही है कि पिछले 5-10 सालों में जब से ये सेंटर में सरकार आई और जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, एक आम आदमी को इतना पीछे ढकेल दिया गया कि वो अपने पैरों पर आज खुद खड़ा नहीं है। उसे जरूरत है कि सरकार के समर्थन की। वही गारंटी लेकर आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कर्नाटक में अपनी गारंटियों को पूरा किया सरकार ने, जिस तरह राजस्थान में किया, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनेगी और उसके बाद ये तमाम वादे जिस तरह और स्टेटों में कांग्रेस ने पूरे किए हैं, उनको भी यहाँ पर निभा दिया जाएगा। लेकिन अरशद आदमी साहब, जनता इस बात को समझ रही है। ये 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो है कि जो अभी 5 स्टेट इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, उसमें तकरीबन 4 में कांग्रेस जरा आगे दिख रही है, तेलंगाना को छोड़ के। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का डायरेक्ट कंपटीशन है। 3 स्टेट में तो आप आगे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब वास्तविकता में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए राजस्थान में, किसी वी डोंट नो। आफ्टर ऑल राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश तो हम लोग जीत रहे हैं। सीधे साधे तौर पर उन्होंने ये कहा। लेकिन यहाँ पे आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप मुंबई के नागरिक हैं, ठीक है साहब, आप यहीं रहते हैं। क्या आपको लगता है, जैसा बहुत लोगों को ये लग रहा है, कि ये सरकार जो है, केंद्र में जो सरकार है, वो गुजरात को कुछ ज्यादा ही फेवर करती है? मतलब जो भी चीज है वो गुजरात भेज दो, इंडस्ट्री को गुजरात भेज दो, सबसे बुलेट ट्रेन भी जो है वो मुंबई टू अहमदाबाद ही जाएगी। क्या ऐसी कोई फीलिंग है अरशद आदमी साहब? नहीं, ये तो पूरे देश का बच्चा इस बात को जानता है कि ये जो सरकार, केंद्र की जो सरकार है, ये महाराष्ट्र को और मुंबई शहर को जो है वो सौतेले नजरिए से देखती है। पिछले दिनों में कई सारे प्रोजेक्ट आए थे महाराष्ट्र में, जिसे किसी न किसी तरह से गुजरात भेज दिया गया। और यहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार थी, तो अब एकनाथ शिंदे जी की तो इतनी ताकत है नहीं कि वो नरेंद्र मोदी जी के किए हुए फैसले के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। पूरे महाराष्ट्र के लोग चिल्लाते रहे कि ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट, 3-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो महाराष्ट्र में लगने थे, और जिसकी रिपोर्ट भी जो थी वो महाराष्ट्र के हिसाब से बनी थी। यानी वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ही लगाने पर सही तरीके से वो सक्सेस होते हैं और लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात लेकर चली गई। तो ये बात तो जग जाहिर है कि ये केंद्र की सरकार जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र को बहुत ही सौतेले नजरिए से देखती है, और हमेशा अंदर ही अंदर वो एक कंपटीशन करते हैं कि किस तरह गुजरात को महाराष्ट्र से आगे रखा जाए और दिखाया भी जाए। आजमी साहब, प्रियंका गांधी जी ने और भी कहा कि वुमेन रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भले मोदी साहब बोल रहे कि हमने 27 साल बाकी लोगों ने वेस्ट किया, हमने 2 दिन में कर दिए,
एंड लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क अचीवमेंट है, मोदी साहब का कहना है। प्रियंका जी कहना मगर इसको मैं इसलिए इससे कांग्रेस ने समर्थन दिया, बोले बिल को टोटल सपोर्ट कर दिया, मोदी जी जो लाए थे बिल उसको टोटल कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। बट दुखी है, क्रिटिसाइज कर रहे कि कभी लागू होगा, 10 साल तक लागू होगा उसका गारंटी नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो कौन सा एम्पावरमेंट की बात है? प्रियंका जी ने कहा कि इससे दुखी हूं कि इंप्लीमेंट कब होगा, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस पर थोड़ा आप रोशनी डालेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला रिजर्वेशन बिल लाया, कांग्रेस ने उसका पूरी तरह से स्वागत किया, इसलिए कि कांग्रेस का ये देखिए ये तो ख्वाब जो था ये बहुत पहले ये राजीव गांधी जी ने देखा था। आज आप देख लीजिए कि पंचायत से लेके महानगर पालिकाओं तक ये रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस की ही देन है। ये राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था उसे ही पूरा गया। आज पूरे हिंदुस्तान में 16 लाख महिलाएं हैं जो पंचायत से लेके महानगर पालिकाओं तक सदस्य बनकर वहां जाती हैं और अपने अपने क्षेत्र के लिए और अपने समाज के लिए वो निर्णय लेती हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर नीयत साफ होती, वाकई में वो महिलाओं की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए कोई इस तरह का प्लान बना रहे होते, तो उसे इसी 2024 के चुनाव में ही लागू कर देते। इसकी कोई खास जरूरत तो है नहीं कि आपको पूरी जनगणना फिर से करनी पड़ेगी और पूरे जो लोकसभा की सीटें हैं उसका डिलिमिटेशन फिर से करना पड़ेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो 543 सीटें हैं आप उस पर रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसे लागू करने से ज्यादा इसका वोटों में लाभ लेना चाहती है। वो इस बात को लेकर लोगों को बेवकूफ बना रही है कि देखिए हमने तो रिजर्वेशन लागू कर दिया और आप अब इसके बदले हमें वोट दे दीजिए। मतलब आपने उसे लोगों तक पहुंचाया नहीं और पहले उसका लाभ भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक शक पैदा होता है कि जब कोई रुकावट नहीं है, जब कोई परेशानी नहीं है इस बिल को लागू करने का, तो उसको पास कर देना, उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना, चलिए अच्छा है आपने स्पेशल सेशन बुलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो लोगों के दिमाग में ये शक पैदा होता है कि ये सिर्फ जो है लुभाने की राजनीति, जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती आई है, वो दोबारा एक बार महिलाओं को लुभाने की राजनीति कर रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस का और तमाम कांग्रेस के लीडरों का इस पर ये मांग है कि इसी संसद में, भाई आप ले लीजिए ना, इसी संसद में लागू करिए और 50% महिलाओं के वोट ले लीजिए। क्यों नहीं आप ऐसा करना चाहते? इस पर लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा आदमी साहब आप बताएं क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, पिछले 10 सालों में जितने सारे ऐसे बड़े बड़े मसले थे इस देश के, महंगाई, बेरोजगारी तो मसला बड़ा था ही, और भी जितने ऐसे सारे मुद्दे थे जिसके जो अचीवमेंट अपना बताती है भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम के तमाम उल्टे हो गए। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ये नीयत साफ समझ में आ गई कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, ये कुछ खास लोगों को फायदा देने का काम करती है और उन्हीं के इर्द गिर्द ये काम करके कानून भी बनाती है। तो वो तमाम के तमाम मुद्दे फेल हो गए। इस चुनाव में वोट मांगेंगे किस बात पर? 10 साल में आप किसानों की आयु दुगनी करने वाले थे, हुई नहीं। हर बेघर को घर देने वाले थे, आप दे नहीं पाए। नौकरियां देने वाले थे, आप वो नहीं कर पाए। महंगाई कम करने वाले थे, आप वो नहीं कर पाए। तो अब इस आने वाले इलेक्शन में कोई मुद्दा तो हो जिस पर कम से कम आप खड़े होकर एक दो लफ्ज तो बोल सकें। तो ये रिजर्वेशन बिल का जो तकरीबन वो था, उसको लाकर सामने रखा गया कि देखिए हम महिलाओं को लेकर कितना चिंतित है। साहब आपके राज्य में, इस देश में इतने बड़े बड़े महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। मणिपुर की मिसाल पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल बन गई जिससे सालों साल तक लोग याद कर दहल जाएंगे, मतलब खौफ से लोगों का दिल और दिमाग डर जाएगा। वो इतनी बड़ी घटना इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हुई, जिसके अगुवा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में आती हैं, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने खास तौर से सिर्फ उसे पास कर छोड़ दिया। लागू कब होगा इसका कोई अता पता नहीं। आजमी साहब एक नया तरीके से कैंपेन चालू कर दिया है बीजेपी ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उन्होंने एक क्यूआर कोड निकाला है, बू पे। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो कांग्रेस के जितने घोटाले हैं सब आपके मोबाइल पे आ जाएगा। नया तरीका। उन्होंने राहुल गांधी जी को न्यू एज रावण बता दिया है।
बराबर। न आज के युग का रावण जो धर्म के खिलाफ काम करता है, जो राम के खिलाफ काम करता है, जो इवल मीन्स हर चीज जो मीन्स इवल कैरेक्टर कर दिया और भारत को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एक कैंपेन एक अलग प्रकार का लेवल पर पहुंचा है, कैंपेनिंग इलेक्शन। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो कि आप स्कैन देखिए, करो और इससे- कांग्रेस के घोटाले निकलो? अभी जो है, देखिए कांग्रेस का घोटाला, ये सब जो बातें ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये बेकार की बातें हैं। कांग्रेस का कौन सा घोटाला? 2G का घोटाला हुआ था, जिसको 2014 में जिसके खिलाफ इस देश की जनता ने वोट भी दिया और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर हुआ क्या उस घोटाले का? तमाम के वो ये बात कोर्ट में जाहिर हो गई कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। और वो तमाम लोग जो इसमें आरोपी माने गए थे, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया था, कांग्रेस सरकार के दौर में ही भेजा गया था, वो तमाम लोग बरी हो गए। इस तरह का कोई घोटाला तो हुआ नहीं। अगर इतना ही वो है, तो मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पीएम केयर फंड जो था, उसकी पूरी की पूरी जानकारी क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? पूरा बता दे कि उसमें कितना पैसा आया और वो पैसा कहां चला गया और कहां कहां खर्च हुआ, इतना बता दे सिर्फ। दूसरी बात जो देखिए, जो रावण वाला जो कैंपेन चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी अभी इससे भी और नीचे जाएगी। वो कहां तक चले जाएंगे राजनीति करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए? वो ये देश वो तमाम चीजों को देख रहा है। जिस तरह की गिरी छोटी छोटी हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे बताइए रावण दूसरा कैसे हो सकता है? जिसके दौर में गुजरात का इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जिसके दौर में बेटियों को, इस देश की महिलाओं को कपड़े उतार कर उनको बरहना करके उन्हें नंगा करके सरेआम घुमाया गया, जिस सरकार के दौर में इंसाफ मांग रही बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उन्हें सड़कों पर गिरा गिरा कर मारा, जिस देश में अपना एहतजाज करते हुए, आंदोलन करते हुए 700 किसान अपनी जान गंवा बैठे, प्रधानमंत्री जी ने एक भी हमदर्दी के शब्द न कहे हों, जिस देश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पर आए दिन लोगों को मार दिया जाता हो, वो रावण है? या जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो रावण है? पत्रकारों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पत्रकार जो है आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं। तो पत्रकार, आज आप कहते हैं कि अपना मीडिया जो है, जर्नलिज्म जो है देश का चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को आप पूरी तरह से तोड़कर तहस नहस कर देना चाहते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है अरशद आज़मी साहब। कब्जा करने का तरीका तो रावण का है, तो रावण तो आप हैं, आप दूसरों को रावण बताकर खुश हो रहे हैं, ये अजीब बात दिखाई देती है। लेकिन अरशद आज़मी साहब, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो जो न्यूज क्लिक के जो सीईओ साहब हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है। सोचने वाली बात है ये। मतलब यूएपीए समझ के बारे में, मतलब ये देखिए साहब, एंटी टेररिज्म लॉ, मतलब वो टेररिस्ट है आदमी, आतंकवादी है। अब बताइए कि जो देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए का, एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे वो दूसरे अपना युवाओं के आंदोलन हो, उन आंदोलनों को कोई प्रेस रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट अगर उसे कवर करता है तो ये आतंकवाद है, तो होता है, इसे अर्बन नक्सल कहा जाएगा। ये अंग्रेजों के दौर में होता था साहब। अंग्रेजों के दौर में अखबार लिखने वाले जब अंग्रेजों के खिलाफ अपने देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश किया करते थे, तो अंग्रेज उन्हें उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया करते थे। ये सेम पैटर्न पर ये हुकूमत काम करती है, क्योंकि आरएसएस जो है, वो जो भारतीय जनता पार्टी की जननी जिसे कहा जाएगा, आरएसएस उस दौर में अंग्रेजों के साथ काम करती थी। उन्हें पता है कि किस तरह से आवाज उठती है तो उसे किस तरह से कुचलना चाहिए, कौन कौन सी आवाजें हैं जिसे अगर नहीं कुचला गया तो वो इनका तख्ता पलट देंगी। उसमें सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं जो बेबाक होकर हर चीज को कवर करते हैं। अच्छा, उनका काम है, वो उनका काम है कि वो जो भी आंदोलन हो, वो चाहे सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, उनका काम है उसे कवर करके लोगों तक दिखाना। ये तो लोग फैसला करेंगे वो सही है गलत। लेकिन तो दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये कहा गया कि चाइनीज पैसा आया इनके पास, न्यूज क्लिक वालों के पास चाइनीज पैसा। तो वो कहते हैं कि यार आया, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से आया ना। हाँ। अरे रिजर्व बैंक की परमिशन से आया यार।
और साहब मेरी बात सुनिए, देख देख अरशद आदमी साहब, कोई आदमी जी। अलग से पैसा कैसे ले सकता है? ऑफिशियल कैसे मनी ले आया, उसकी मतलब एक एक परमिशन है, ये क्या हो रहा है? मेरी तरह समझ के बाहर है थोड़ा सा। साहब देखिए, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार चाइना से और चाइना और इंडिया के बीच में होता है। होता है। लाखों सामान आते हैं, लाखों जी। पैसे आते हैं, लाखों पैसे जाते जी हैं। जी चाइना बॉर्डर पर हमारी सैकड़ों एकड़ जमीनों को हड़प कर गया। उससे ये मोदी जी की सरकार तो लड़ नहीं पा रही है। उसके उसके मुकाबले तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो करते हैं कि अरे वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाएगा। और इन पत्रकारों को आप चाइना के नाम पर अरेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, वो चाइना के खिलाफ आप वो करिए ना। चाइना ने हमारी जमीनों को हड़प लिया है, चाइना हमारी जमीनों पर कब्जा करके बैठा है, आप उस पर प्रहार कीजिए। अरशद आदमी साहब, आप जर्नलिस्टों को कल मोदी साहब ने इससे आगे जाकर कहा, उन्होंने डायरेक्ट लिंक बना दिया है कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस के जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन जो भी होता कांग्रेस का, वो कांग्रेस ने आउटसोर्स किया है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स नहीं लेते, वो बाहर से आते हैं उनके डिसीजन मेकिंग। और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनके मुंह पर ताला है, माउथ शट है, वो बोल नहीं पाते कुछ भी, उनको बोलने का हक नहीं है। और ये जो बाहर आउटसोर्स किया हुआ है डिसीजन मेकिंग है, वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, नेशन के खिलाफ काम कर रहा है। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी बोलने के बजाय कांग्रेस बोल गए। ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। सारे लीडरों के मुंह पर ताले लगा दिए गए। राजनाथ सिंह चुप बैठे हैं, गडकरी जी चुप बैठे हैं। अब अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को पहले ही इन्होंने घर भेज दिया है। बहुत सारे ऐसे एमपी और एमएलए हुआ करते थे जो पहले सरकार में भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय हुआ करते थे, वो सब बेचारे घर बैठ गए हैं। वसुंधरा राजे जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कमान मांग रही है राजस्थान की, उन्हें दिया ही नहीं जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को उनका नाम तक लेना मोदी जी पसंद नहीं कर रहे हैं अपने भाषणों में, और स्टेज पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों के मुंह बंद कर दिए गए पूरे देश में। चाहे कारपोरेशन का चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे लोकसभा का हो, एक ही चेहरा होगा, वो होगा नरेंद्र मोदी का। तो ये सारी चीजें तो वहां हो रही है। कांग्रेस का उन्होंने गलती से नाम ले लिया, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए उनके खुद के घर में हो रहा है तो उन्हें पता है, कांग्रेस का उन्हें कैसे पता होगा? क्या जासूसी करवाते हैं क्या कांग्रेस की पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? हर्षद आदमी साहब, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चल रहे, सब लोग आलोचना कर रहे हैं। सुप्रिया सुले जी ने कहा ये ट्रिपल इंजन सरकार है, मगर एक इंजन तो चल ही नहीं रहा है। एक इंजन नाराज होकर बैठा है, बोले कि ये खूनी सरकार है। लोग हॉस्पिटल में इतने मरे मगर कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। सुप्रिया सुले आगे जाकर करिए कि हमको बताए कि इतने महीनों में कौन सा अच्छा काम सरकार ने किया है, ये आलोचना। उसके बाद राज ठाकरे जी ने कहा कि तीन इंजन है मगर फिर भी सरकार वेंटिलेटर पे। तो क्या ये सरकार जैसे कुछ नहीं कर रहा है? क्या आपको क्या लग रहा है, सुप्रिया सुले जी सही कह रही है जब बोले कि सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया महाराष्ट्र? जो घटनाक्रम देखिए, जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, अस्पतालों में जिस तरह से लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे, उसका रीजन ये सामने आया कि दवाइयों की और दूसरी चीजों की कमी थी। जब ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही थी, लोग अपनी जान दे रहे थे, तब आप जानते हैं ये तीनों ऑटो रिक्शा के जो पहिए, जो पहले फडणवीस जी कहा करते थे, ये लोग क्या कर रहे थे? ये बैठकर झगड़ा कर रहे थे ये तीनों पार्टी के लोग कि किस शहर का पालक मंत्री कौन बनेगा, किस जिले का। तो लोग अस्पतालों में जान दे रहे थे और सरकार के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस बात की चिंता सता रही थी कि कौन से जिले का पालक मंत्री कौन बनेगा। ये सिर्फ देखिए सत्ता हासिल करने के लिए ये तीनों पार्टियां एकजुट हुई हैं, अंदर से एक दूसरे के लिए। अभी वो हाई कमान ने इनको ऑर्डर दे दिया है, इसलिए दे दिया है कि भाई हाई कमान को सिर्फ दिल्ली बचानी है। वो महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट में किस लीडर की क्या दुर्दशा होती है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। तो शिंदे जी को बना दिया चीफ मिनिस्टर। मुझे बताइए फडणवीस जी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके बाद उन्होंने अजीत दादा पवार को ये किया कि भाई आपको भी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। कोई आउट ऑफ इंडिया रहकर बोलता है कि चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार हैं,
फडणवीस जी उतरकर बोल देते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो वहां तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसकी लड़ाई हो रही है। इसके अलावा और बाकी कोई चीजें नहीं, लोगों की चिंता, लोगों के बारे में सोचना, लोगों की उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे अच्छा उसमें देखिए तमाम अरशद आज़मी साहब, जो चाइना की बात हो रही थी, मैं एक्चुअली वो नंबर्स देख रहा था जब आप बात कर रहे थे। मैं नंबर्स देख रहा था कि चाइना के साथ जो भारत का ट्रेड है वो कितना है अभी। आपको मालूम है पिछले साल हम लोगों ने, हमारा ट्रेड जो था वो 145 बिलियन डॉलर का था चाइना के साथ, इंडिया चाइना, जिसमें 100 बिलियन डॉलर से ऊपर हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ओवर 100 बिलियन डॉलर्स। तो एक तरफ तो चाइना हमारा सो कॉल्ड दुश्मन है चाइना से अगर कोई मतलब कुछ क्या इन्वेस्टमेंट आ गई किसी मीडिया फर्म में तो आप कहते हैं कि साहब ये देशद्रोह का काम है। एंड आवर ट्रेड, एंड दिस टाइम बाय द वे ट्रेड हैज स्लोड डाउन अ लिटिल बिट बट डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड। हम लोगों की इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गई हैं चाइना के साथ। तो इतना जब ट्रेड है चाइना के साथ तो ये इस किस्म का ये क्या इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब ये देखिए, ये मैं आप इस बात को समझिए कि देश की जनता भी ये बात समझती है। आज देश में बिकने वाले अधिकतर सामानों पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है जी। आपने 2-4 जो सोशल मीडिया के ऐप थे उस पर पाबंदी लगा दी और ये कहा कि भाई हम चाइना के खिलाफ है और चाइना के फला चीजों पर पाबंदी लगाते हैं। आप पत्रकारों को रोक रहे हैं कि पत्रकार जो है वो चाइना का एजेंडा इस देश में फैला रहे हैं। जी भैया, आप 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड 145 बिलियन डॉलर का ट्रेड आप कर रहे हैं, तो चाइना का एजेंडा देश में सरकार फैला रही है कि वो बेचारे पत्रकार फैला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को इतना मूर्ख समझती है, ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कोई जानकार लोग इस देश में अब बचे ही नहीं है। देखिए साहब, आने वाले वक्त में आप यकीन कीजिए ऐसा बहुत सारे लोगों को गुमान हुआ था कि वो जो है इस जमीन पर हुकूमत करने के लिए आए हैं और पूरी जिंदगी हुकूमत करते रहेंगे। ऐसा हिटलर ने भी सोचा था और ऐसे दूसरे लोगों ने भी सोचा था, लेकिन हश्र क्या हुआ, उसी जनता ने ये तख्ता पलट दिया। आज हालत ये है कि इस मुंबई शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट और दूसरे अलग अलग ऑफिशियल्स जो हैं वो बेचारे इसका जो खाना बनाने की सर वो जोमेटो और स्विगी का काम कर रहे हैं सर, जोमेटो और उसके सेल्समैन का काम कर रहे हैं जी, वो और हमारे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हैं, सेल्समैन का काम कर रहे हैं, है ना। एक अभी पिछले दिनों एक साहब ने बहुत अच्छा ये कहा था कि जो अपना अंग्रेजी का विरोध करते हैं उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं और जो इसका देसी और विदेशी का विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये दोहरी जो ये है ना, दोहरा जो इनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि वहाँ चाइना आप वो करो कि चाइना ऐसा है, अंदर ट्रेड भी आप कर रहे हैं, वही तमाम। लेकिन एक चीज तो है अच्छा आदमी साहब, एक चीज तो मानना पड़ेगा, जहां तक के एजेंडा सेट करने की बात है, जहां तक के किस चीज के ऊपर बातचीत होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मतलब ये आपको मान के चलना पड़ेगा। मतलब ये मैं देखिए, ये शुरू में अगर आप कहेंगे तो मान लिया जाए जी। ऐसा होता है कि भाई देखिए, जब नई दुल्हन आती है ना, तो लोग उसकी चाल भी देखते हैं, उसकी बोलचाल भी देखते हैं और तमाम चीजें देखते हैं। फिर शुरू में उसकी तमाम चीजें अच्छी भी लगती हैं। तो ये 10 साल हो गए साहब और देश की जनता ने समझ लिया तमाम बातों को। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सिवाय जुमलाबाजी करने के, सिवाय झूठ बोलने के, ये हुकूमत, ये प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में भाषण कर रहे थे जी। और उन्होंने मनमोहन सिंह जी का नाम लेके कहा कि मनमोहन सिंह जी ये कहा करते थे कि इस देश की तमाम चीजों के ऊपर, तमाम सहूलतों के ऊपर सबसे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मनमोहन सिंह जी नाम लिया करते थे कि मुसलमानों का है। उसी के बगल में किसी ने मनमोहन सिंह जी की स्पीच लगा दी, उसमें मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों का कहीं नाम भी नहीं लिया। अल्पसंख्यक तो बहुत सारे हैं। तो आप देखिए, सरकारी खर्च पर देश का प्रधानमंत्री पिछले 9 साढ़े 9 सालों से मुसलसल झूठ बोल रहा है और यह सोचकर बोल रहा है कि लोग मूर्ख हैं, मेरे झूठ को सच समझ लेंगे। लेकिन किसी टाइम तक लोग उस बात को समझते हैं, सुनते हैं। जब बाद में ये बात आम हो गई, आज हर कोई बोलता है कि ये प्रधानमंत्री दिन भर झूठ बोलता है
और खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलता है। तो अब लोगों को ये बात समझ में आ गई। आप देखिए 2024 के चुनाव का जिस तरह से माहौल तैयार हो रहा है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, किसी को गिरफ्तार कर रही है, किसी को कुछ कर रही है, किसी को रावण बुला रही है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन आने दीजिए। इलेक्शन आते आते विपक्ष के 50-60% लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके की घबराहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और जिस तरीके का इस्तेमाल भारतीय जनता ईडी और सीबीआई का कर रही है, तो लेकिन आने वाला अरशद आदमी वक्त जो है- साहब, जो रावण की जो कैंपेन चलाई है ना राहुल गांधी पर, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट कांग्रेस को नहीं मिल सकता, वेरी फ्रैंकली। जी। जो रावण की उपाधि जो दी है राहुल गांधी जी को, अधर्मी, वो तभी दी जाती है जब आप घबराए हुए हैं किसी से, घबराए हुए। वरना और एक बात मैं बताता हूं साहब, एक मिनट के लिए। आरएसएस का इतिहास रहा है, आप आरएसएस का इतिहास देखिए। आरएसएस हमेशा आरएसएस ने इस देश के जन नायकों के खिलाफ मुहिमें चलाई हैं। उनकी शख्सियत को, उनके कैरेक्टर को, उनके पूरे काम करने के तरीके को तोड़कर उसे खत्म करने की कोशिश की है। आज राहुल गांधी के नाम पर जब ये रावण का पोस्टर निकाला इन्होंने, तो ये बात साबित हो गई कि राहुल गांधी को आरएसएस जन नायक मानती है और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके का काम कर रही है। ये बात उन्होंने खुद कबूल कर ली। प्रधानमंत्री जी इतने बौखलाए हुए हैं कि वो अपने हर भाषण में, सिर्फ हर जुमले में कांग्रेस का ही नाम लेते हैं। जी। अरे भाई, आप 10 साल हुकूमत में थे ना, आप अपनी उपलब्धियों को गिनाइए ना, कांग्रेस को छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने 50-60 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, कांग्रेस ने कितनी धरोहरें बनाई जिसे आप बेच रहे हैं आज, उसे भी छोड़ दीजिए। आप 10 साल का जिक्र करिए अपना, आपने क्या अचीवमेंट किया, देश को क्या दे दिया, अपना देश कितनी उन्नति पर चला गया, तो उस पर बात करिए। उस पर बात ही नहीं कर रहे। वो दिन भर सिर्फ एक बात बोलते हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये बुरा किया। आपने अच्छा क्या किया साहब? तो कहने का मतलब ये अच्छा हुआ, बताइए। अरशद आदमी साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब शुरू होगी, तब ना जाने क्या कुछ होगा। तब तो शायद जो आपने कहा कि 50% विपक्ष के नेता सब जेल में होंगे, असल में हो जाएगा। ये जेल में डाल देंगे साहब सबको, देखिए आप। ये जातीय जनगणना के हिसाब से जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी साहब जातीय जनगणना करने से भाग रहे, मगर मोदी साहब और बीजेपी का कहना देखिए, पूरे पिछले 75 इयर्स के आप ले लेंगे हिसाब तो 17 प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें सिर्फ 2 ओबीसी थे। तो इंप्लीमेंटेशन कांग्रेस ने कहीं पर नहीं किया। अभी 2 ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, एक देवेगौड़ा और दूसरा मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी जी, जो 10 साल दोनों मिला के। तो आप सिर्फ उनका कहना है, बीजेपी और मोदी जी का कहना है कि आप कांग्रेस सिर्फ बोलते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। जैसे वुमेन रिजर्वेशन 27 साल सोचे, मोदी साहब ने 2 दिन में इंप्लीमेंट किए। ओबीसी के बारे में ही आप इंप्लीमेंट नहीं करते, बोलते हैं। अरशद आदमी साहब, देखिए ऐसा है कि पिछले 17 प्रधानमंत्रियों में जो बने, कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग उस पे स्टेट्स में बहुत सारे मुख्यमंत्री थे जो ओबीसी से भी आए और दूसरे समुदाय से भी बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए। महिला को पहली बार देश को महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया। देश को पहली बार दलित राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस ने दिया। तो ये ऐसा कह देना कि वो हर जगह भागीदारी और हिस्सेदारी की बात होती है, कांग्रेस उसकी बात कर रही है, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रही है। अगर आप ओबीसी प्रधानमंत्री थे तो चलिए मान लीजिए आप तो ओबीसी से आए थे प्रधानमंत्री, आपने ओबीसी का कितना उद्धार कर दिया, उनके आपके जरिए ओबीसी की कितनी उन्नति हो गई। 90 सेक्रेटरी, 90 सचिव हैं अपना भारत की हुकूमत के अंदर, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। आपने क्यों उसकी तादाद को नहीं बढ़ाया? आज आप रिजर्वेशन करके, जनगणना करके आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार दीजिए ना ओबीसी को। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप तो जनगणना भी नहीं करना चाहते हैं। आप तो ओबीसी से आए ना, ऐसा आप कह रहे हैं ना। तो आपको बढ़कर जनगणना करनी चाहिए थी, ना कि विपक्ष को इसकी मांग करनी चाहिए थी। देखिए ऐसा है ना कि सिर्फ इस बात को लेकर कि आप एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं कि अब ये जो जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल मच गई है,
अब उसका डिफेंस कैसे किया जाए? तो आप ला रहे हैं कि पिछले दिनों में प्रधानमंत्री में 2 ओबीसी आए। अरे भाई, ये देश का भाग्य था ना कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री आपकी शक्ल में आया। अब आपके आते 10 सालों में आज ओबीसी की हालत इतनी सुधर जानी चाहिए थी कि उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आप तो 10 साल जो है वो अपने दोस्त अडानी के लिए सारे प्लेटफॉर्म और रेड कारपेट बिछाने में ही लगा दिया आपने। अब आपके हाथ से वक्त निकल रहा है, जाति जनगणना होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इस बात का वादा हमारे तमाम लीडरों ने अपने अपने भाषणों में किया है। Right, Arshad Azmi Saab, thank you very much for joining us. Thank you, sir. Always a pleasure talking to you. Namaskar, sir. Thank you. नमस्कार। Thank you. Arshad Azmi Saab of the Congress, very, very articulate, very upfront, very straight, very frank, और he never loses his temper. If you Never noticed does. it. और बहुत He's- बड़े and- balanced, बहुत ही balanced और बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं. And very nicely he puts forth his view. I mean. Yes. Not offensive at But all. who do you think, Pradeep ji, why do you think the BJP did that? Rahul is Ravan. मतलब That is. रावण At one time you're saying महाब्राह्मण भाई Pappu, कैकसी और वैश्रवा पुत्र रावण, Pappu said it's a आपने पप्पू को रावण बना दिया so you have increased his Stature. stature by a huge. by a million times. Yes, even among the Hindus. Yes. रावण दो है, उनका कहा जी। कि सीता का ये किया, अपहरण किया वगैरह वगैरह, but he never touched her without her wish. Yes. And they all praise Shiv ka bhakta. शिव भक्त. Yes. So, शिव भक्त and साहब. one of the most learned profoundly at the end of Ramayana, when Ram tells Lakshman to go and learn some things from Ravan, where Niti is concerned, Yes. way of life is concerned, Niti is concerned. In fact, it asked Lakshman to learn from him, from Ravan. So, probably Why? I mean, have when, they when things gone go crazy? wrong, they go wrong. You know, Absolutely. Anything and everything that can go wrong usually does. That's what happens. I mean, that what seems to be happening with the BJP. But I'm still not sure. I don't know who's advising them, unless the Congress is doing to the BJP what the BJP was doing to the Congress. Perhaps there are some Congress spies within the BJP think tank who are advising them to do this. Ravan God. was, God knows how they're going to take it further. Yes. मतलब कि धर्म के खिलाफ है, राम के खिलाफ है, he is an evil and he is out to destroy भारत. अरे भैया, शिव तांडव स्तोत्रम के रचयिता हैं रावण. जो शिव तांडव स्तोत्र जो है सर, वो रावण ने लिखा है, जिसको आज तक हम शिव जी की पूजा करते वक्त हम लोग जब गाते हैं तो anyway, God bless them all. God. Anyway,